को दिख रहा होगा। रिवीजन क्लास में आपको SHM के बारे में बताया गया था, उसका मॉड्यूल भी सॉल्व हो गया था, शीट भी हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। आज के लिए वेव लोग पढ़ने वाले हैं। सो वेव को मैं रिवाइज करा देता हूँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, और वेव का शीट मैंने आपको शेयर किया होगा। अब अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। सो वेव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो मैं बताता। I hope sound and everything is okay. Okay, you said you have some doubt on the previous sheet. Okay, so ठीक है, मैं प्रीवियस शीट को ओपन कर देता। उसके जो डाउट्स हैं आप पहले वो क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। Here we go. You have doubt on 7, 18, 8, 28, 30, 32, 35. ओके, मैं क्विकली इनके बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ, और हो सकता है कि आपने पहले ट्राई ना किया और बाद में ट्राई किया तो आपके डाउट्स है। सो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक अच्छा सवाल है, और ये बोलता है कि लेंथ L1, ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर बोल रहा है जब आपने 4F फोर्स लगाया, और L2 जब आपने 5F फोर्स लगाया, हाउ मच द लेंथ वुड बी इफ यू अप्लाई अ टेंशन 9F। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फॉर्म द फॉर्मूला जो इसको काउंट करता है। सब लोग जानते हैं कि अगर किसी वायर में, लेट्स से वायर है और इसकी एक्चुअल लेंथ L0 थी, और इस पर आपने फोर्स लगाया टेंशन F, सो F फोर्स लगाने से इसकी लेंथ डेल्टा L बढ़ जाती है, एंड दैट इज गोइंग टू बी F L0 अपॉन AY। और लेट्स इसका नाम को C दे देते हैं या फिर A दे देते हैं। सो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, अभी एक मिनट के लिए टोटल एल लिख देते हैं। टोटल एल लेंथ अगर आप लिखोगे तो L0 प्लस डेल्टा L हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो L0 प्लस F L0 अपॉन AY हो जाएगा। L0 कॉमन ले सकते हैं, दस ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस F अपॉन AY आ जाएगा। सो ये L की वैल्यू है। सिंस अपने को सॉल्व करना है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लेट कि ये जो F अपॉन AY बार बार आएगा, इसकी वैल्यू A या कुछ और नंबर पकड़ लेते हैं, तो एक्चुअल लेंथ अपने को मिलेगी टोटल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस और विद इन ब्रैकेट 1 प्लस A, एक यूनिट लेस नंबर। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करो फर्स्ट कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए, देन थर्ड कंडीशन के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन में टोटल लेंथ अपने को L1 मिलती है, ओरिजिनल अभी भी L0 रहा होगा, और विद इन ब्रैकेट 1 प्लस फोर्स आप लिखोगे 4F, तो ये 4 टाइम्स F अपॉन AY आ जाएगा, तो ये 4A के बराबर हो जाएगा। L2 जो आप लिखना चाहोगे दैट विल बी L0 1 प्लस 5A हो जाएगा, क्योंकि F 5F लिखोगे तो 5F अपॉन AY हो जाएगा। अब F अपॉन AY को भी मेंटेन कर सकते हो, नॉट एन इशू। इसके बाद यहाँ से अपने को L0 और A की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। फिर फाइनल जो अपने को बताना है वो लेट से L लेंथ हो जाती है जब 9F लगाते हैं, तो ये जाएगा 9 टाइम्स A। सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि L1 अपॉन L0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 प्लस 4A, L2 upon L0 is going to be equal to 1 plus 5A,
अपने को जो चाहिए वो ये कि L is equal to L not E वाला नंबर. So what we are looking is L upon L naught, which is going to be 1 plus 9. So इनको कुछ एडजस्ट करके लोग बता सकते हैं, या फिर यहाँ से आप चाहो तो A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने को A की वैल्यू पता चल जाएगी. ये है L1 और रादर L2 minus L1 डिवाइड बाई L naught, कैपिटल L naught. इसमें से इसको कम कर देंगे, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. राइट हैंड साइड में A बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में L2 minus L1 upon L naught आएगा, तो ये हो जाएगा. A की वैल्यू मिल गया. और एक अपने को L naught भी लगेगा, तो L naught को निकालने के लिए what we should do, A को कैंसिल आउट करना पड़ेगा. ओके, थोड़ी सी और कैलकुलेशन जाएगी इसके लिए. अब आप इसको एक को रिमूव करने के लिए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से. सो ये बनेगा 5L1 upon L naught is equal to 5 plus 20A. इसको 4 से मल्टीप्लाई करो. 4L1 upon L naught is equal to 4 plus 20A. कई बार क्या होता है कि सॉल्विंग रिक्वायर्ड होती है तो अपने को करनी होती है, कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे. ये L2 रहा होगा, तो ये बनेगा 5L1 minus 4L2 divided by L naught. This is going to be equal to 1. Basically L naught की वैल्यू अपने को मिल जा रही है. So you could write like this. This is equal to L naught. Now इस एक्सप्रेशन में जो अपने को निकालना था, या फिर इस एक्सप्रेशन में हम L naught की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और A की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे. जब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो अपने को एक फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो अगर हम इसी को यूज करते हैं और फाइनल आंसर को निकालते हैं, सो L की वैल्यू अपने पास आ जाएगी L naught की जगह लिखेंगे 5L1 minus 4L2 विद इन ब्रैकेट 1 plus 9A, 9 times A by L naught. A by L naught की वैल्यू आएगी L2 minus L1 डिवाइड बाई 5L1 minus 4L2. ये तो वैसे कैंसिल आउट हो गया इधर से बाद में. सो कुछ ऐसा आ जा रहा है अपने पास 5L1 minus 4L2 प्लस 9 times L2 minus 9 times L1. सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो 9 times L2 है, ये 4 times L2 है, तो ये 5 times L2 बन जाएगा. माइनस ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस आएगा 4 times L1. माय गुडनेस. सो फाइनल आंसर आना चाहिए 5L2 minus 4L1. आप इसमें और भी कई सारे स्टेप्स कम कर सकते हो कैलकुलेशन में, डिपेंड्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो. तो आंसर क्या आना चाहिए एक बार आप चेक कर सकते हो. 5L2 minus 4L1 सूट करता हुआ नजर आ रहा है. आइडिया वाइज तक अपने पास एक ये रिलेशन है, दूसरा ये रिलेशन है, इन दोनों से A और L नॉट निकालो, यहाँ पे रख दो, अपना आंसर आ जाएगा. सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी था, फिर भी मैंने बोला. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं. आई थिंक आई रिकॉर्डेड इट. यस, क्वेश्चन नंबर 18. It says a block P of mass m is placed on a frictionless horizontal surface. Another block Q of mass same is kept on P and connected to together form SHM. Maximum value of friction बताना है. अभी साउंड वापस आया होगा. सब नेट स्पीड फ्लक्चुएशन है. एनीवे पिक्चर में बनाता हूँ. कुछ ऐसा बोलेंगे अपने को कि ये एक ब्लॉक है और एक दूसरा ब्लॉक भी है, and they are placed on a surface which is smooth. और इस तरह से स्प्रिंग का अरेंजमेंट किया गया है. Another block Q of mass is kept on P, so that's P, that's Q, and connected to this spring with the wall. So यहाँ पर एक स्प्रिंग से वॉल से इसको कनेक्ट करना था ऐसा.
फिगर प्रोबेबली रहा होगा, वो मिसिंग है। आपसे पूछता है कि दोनों एक साथ मूव करें, उसके लिए कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। आप जानते हो कि अगर पी के रिस्पेक्ट में क्यू को देखेंगे तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा, और अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो पी और क्यू साथ साथ नहीं चल पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि किसी एक का वीडियो बना लो। सो लेट्स से कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पी का क्यू के रिस्पेक्ट में। जब ये साथ साथ एसएचएम करेंगे तो इसका कोई एक्सेलरेशन आएगा। ए की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ए ओमेगा स्क्वायर आती है, मैक्सिमम वैल्यू। देन यू विल से कि अगर हम पी को वॉच करते हैं क्यू के रिस्पेक्ट में, तो क्यू का एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा और मैक्सिमम के लिए एक्सट्रीमम पर होना चाहिए, किसी एक एक्सट्रीमम पर। तो उसका स्यूडो आएगा, तो ये स्यूडो जाएगा m इंटू ए मैक्स, और उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ फ्रिक्शन आएगा स्टैटिक, लिमिटिंग कंडीशन में मैक्स होना चाहिए। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तभी आप पाओगे कि वो साथ साथ चलने वाले हैं। तो कंडीशन इज कि एफ एस मैक्स must be equal to m a max. M to normal reaction on Q, which is going to be mg, and that is going to be equal to m the mass. कौन सा मास लगेगा? m मास होगा p का, जो कि m ही है, और a max आएगा a ओमेगा स्क्वायर, a फॉर एम्पलीट्यूड। और शायद आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कि a ऑप्शन में दिख रहा है, SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a। यस, तो बस यहाँ से m और m कैंसिल हो गया। म्यू एस की वैल्यू आपसे पूछी थी, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पूछी थी, तो यही फ्रिक्शनल फोर्स हो गया तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सो डायरेक्टली यही पूछा उसने, ma square. So that's the frictional force, and this frictional force is going to be m omega square into a. What is m omega square? उसको हम लोग k लिख सकते हैं, तो k by k into a के बराबर आ जाएगा। ये ऑप्शन होगा, उसको मार्क कर देंगे। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन होता है जिसमें एक्सट्रीमम कंडीशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। After 18, next you have asked 28th. Question number 20th. A simple pendulum is suspended from the roof of a trolley that is moving freely down to the inclination theta. Period of oscillation is going to be what? So you say that this is inclined plane maybe, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया है, यहाँ पर एक केबिन है और ये मूव कर रहा है। आप केबिन के रिस्पेक्ट में आते हैं तो आपको पता चलता है ग्रेविटी इधर आता है और जी कॉस थीटा के बराबर आता है, क्योंकि इधर जी साइन थीटा और इसके रिस्पेक्ट में वो स्यूडो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। तो इफेक्टिव ग्रेविटी इज डाउनवर्ड। कोई भी पेंडुलम को यहाँ पर अगर हम हैंग कराएंगे तो टाइम पीरियड कितना आएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी फैक्टर, और जी फैक्टर अपने को पता है, इसको यूज कर लेंगे। जी फैक्टर इज जी कोसाइन थीटा, तो वही आंसर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बाई जी कॉस थीटा। सेकंड ऑप्शन शुड बी अप्रोप्रिएट। 28 अगर अपने को समझता है, देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज 30th। 30th बोलता है 2 SHM of same frequency act on particle of at right angle along x-axis and along y-axis are equal and phase difference between them is pi by 2, then the resultant is going to be where? So ये हम लोगों ने बात किया होगा कि लेट्स से अगर एक SHM इधर चल रहा है x डायरेक्शन में, एक SHM y डायरेक्शन में चल रहा है। x SHM का ये है a sin ओमेगा t, सेम फ्रीक्वेंसी का है, ये a1 हो सकता है। y 90 इसने बोला है कि पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, तो ये cos ओमेगा टी आएगा। तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? अब देखो, इसको स्क्वायर अंडर रूट कर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1, और ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। तो इस एलिप्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपना आंसर दे देंगे। अगर a1 और a2 बराबर होंगे
तो फिर ये सर्कल बन जाएगा। तो इसने बोला एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल। सो अगर a1 और a2 बराबर हो गए तो फिर ये सर्कल बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। राइट। देन देयर इज अ 32 बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है इसका, और ये रॉड है, मास एंड लेंथ एल पिवोट किया गया इस तरह से। तो ये इक्विलिब्रियम पे रहा होगा। फिर आप क्या करते हो, इसको थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्ब कर दो थीटा से, तो फिर आप देखोगे रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आएगा, क्योंकि जब थीटा से कम कम रोटेट करोगे तो ये L/2 थीटा नीचे चला जाएगा और ये L/2 थीटा ऊपर चला जाएगा। इसमें कंप्रेशन, क्या बोला मैंने, ये सही बोला ना कि इधर ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। सो दोनों कंप्रेस हो जा रहे हैं। ठीक है, दोनों कंप्रेस हो जा रहे हैं। तो टॉर्क, ये जो इधर ये हमने एक्स इसके मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाई है, तो फोर्स इसके अपोजिट आएंगे। तो ये टॉर्क बता रहा होगा जो टॉर्क मैंने दिखाया है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा अपने को k, the force that is k into elongation और compression L/2 into theta, that's force। और ये जो एक्ट कर रहा होगा ऐसा लग रहा होगा L/2 डिस्टेंस पर, तो आप इसको L/2 बोल देने का। ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये अपने को k L²/4 into theta मिल रहा है। Restoring force is proportional to theta, that means it's a SHM, angular SHM। So how much the time period is going to be? So there's a formula for time period. Time period of oscillation goes like twice pi under root I by k। I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, k मतलब जो भी थीटा के साथ जुड़ा हुआ है, k L²/4। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर एक्सिस है mL²/12। ये बनेगा mL²/12 डिवाइडेड बाई k L²/4। उसके बाद आप आओगे कि ये ट्वाइस पाई L² कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 12 नीचे जाएगा, 3 हो जाएगा। सो m/3 के टाइप का बन जाना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको मार्क कर सकते हो, m/3 के लास्ट ऑप्शन। सर यस सर इन 17th क्वेश्चन ओमेगा को √k/2m लेना पड़ेगा ना, तो उसका आंसर ak/2 आएगा। 17 किसकी बात कर रहे हो? 32 और एनी अदर क्वेश्चन? 17th question, sir. You explained that. 17 Yes, sir. we didn't talk 18th की बात करना चाह रहे हो क्या? हाँ सॉरी सर 18th सर। उसके अंदर ओमेगा को √k/2m लेंगे ना, क्योंकि दोनों का मास mm है, तो टोटल जो सिस्टम का मास रहेगा वो 2m रहेगा। ओमेगा को, अच्छा हाँ ये पॉइंट था आपको, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इसका जो साथ साथ चल रहे हैं। ओके, ओमेगा स्क्वायर मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी k डिवाइड बाई मास। टोटल मास हमारे पास आएगा 2m, और इसको हम लोग डायरेक्टली तो फिर m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k/2 आएगी। आंसर भी इसका यही दिया होगा फिर। दैट्स राइट पॉइंट कि ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो ट्वाइस m के मास से आएगी, और यहाँ पर जो मास था वो एक ही पार्टिकल का यूज हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 18 बी दिया हुआ है और बी आ रहा है, सही है। ये एक माइनस ये करेक्शन है, इंपॉर्टेंट करेक्शन है, क्योंकि ओमेगा के लिए अपने को दोनों का मास लेना होगा, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे होते हैं और के यूज करना है। और ये जो मास था वो सिंगल पार्टिकल का था, तो इसलिए 2 वाला फैक्टर भी आएगा। और ये हालांकि फॉर्मूला ऐसा होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। तो m का मतलब मास ऑफ द सिस्टम होता है, और that mass which is going to be with omega and this mass which is outside are not equal। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। 32 हो गया होगा आपका।
इसके बाद आपने जो पूछा वो 35 के बारे में. 35 is to find out the equation or expression of SHM of the x projection of the radius vector of the particle. So particle आपका यहाँ पर एक बार पढ़ लेता हूँ so that we do correctly. A particle moves along a circle of radius 5 centimeter. Period अपने को given है, clockwise sense में चलता है, तो clock हमारा ऐसा चलता है, right? t equal to 0 पोजीशन दिखाया गया है, एक्सप्रेशन बताना है x projection of the radius vector, x projection. So ये x axis है अपने को, इसी पे इसका प्रोजेक्शन लग रहा है. So इनिशियली ये पार्टिकल यहाँ पर है, इसका मतलब, और इसके बाद ये आगे आएगा तो पार्टिकल इधर जा रहा है, SHM का SHM इधर जाएगा. तो इसलिए अगर आप SHM कराते हो, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये माइनस एक्सट्रीम है, और पार्टिकल आपका यहाँ है t equal to 0 पर, और वो इधर जाना चाहता है. इसकी इक्वेशन अपने को लगनी है. 4 ऑप्शन है. सिंस ऑप्शंस होते हैं तो अपने को वेरीफाई करना आसान होता है. तो t equal to 0 पर क्या क्या अपने को पता चल रहा है, t0 पर x की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए. एक तो ये रिजल्ट, तो हम लोग t को 0 रख करके चेक करते हैं कि x नेगेटिव आता है या नहीं. जैसे इस पे आप t0 करोगे तो ये π/8 है, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि cos एनी नंबर, cos की जो वैल्यू होती है 90 के अंदर पॉजिटिव ही रहती है, तो ये स्क्रैप हो जाएगा, हट जाएगा. ये साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक माइनस लगाया है तो एक कैंडिडेट रहेगा b, और ये साइन π/8 आएगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसको भी हटा सकते हो. ये cos है, cos माइनस π/8 की वैल्यू जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी, एक माइनस है नेगेटिव आएगा, तो इसको तो b और d रहेंगे. 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए. इसके बाद अपने को ये भी देखना होगा वेलोसिटी कैसी है. तो अगर वेलोसिटी देखोगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी विच इज बेसिकली dx/dt, दैट मस्ट बी नेगेटिव. सो बचे हुए 2 ऑप्शन में उनको डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे. जब इसकी वेलोसिटी आप निकालोगे dx/dt, तो आप पाओगे कि माइनस पाई आएगा, π/3 भी बाहर आ जाएगा, और ये cos बन जाएगा. जब t इक्वल टू 0 रखोगे तो cos वाला टर्म पॉजिटिव लेकर के आएगा, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है. तो ये हमारा आंसर हो गया. d को भी चेक कर सकते हैं. cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा, तो इसकी वेलोसिटी आएगी 5 π/3, और साइन आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया. ये नंबर पॉजिटिव आएगा तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा t इक्वल टू 0 में, तो ये फेल हो जाएगा. तो b करेक्ट आंसर हो जाएगा. सर उससे अच्छा t इक्वल टू 0 पे x कोऑर्डिनेट भी चेक कर सकते हैं ना, डेरिवेटिव पे जाने से अच्छा. t इक्वल टू 0 पर x के कोऑर्डिनेट्स भी चेक करते ना, वो माइनस साइन π/8 आना चाहिए. माइनस 5 साइन π/8. हाँ, वो भी अपना, अगर आगे नहीं जाना चाहते वेलोसिटी पे, और यहीं से अपने को मिल जा रहा है कि ये एंगल अपने को पता चल जाएगा, 5/8 होगा, 90 डिग्री है, और ये एम्पलीट्यूड है, तो इसका कौन सा वर्जन लगेगा वो देख सकते हैं. ये इसका परपेंडिकुलर है तो साइन में जाएगा, तो साइन में जाएगा, बिल्कुल बोल सकते हो. वो भी एक अच्छा पॉइंट है वेरीफाई करने के लिए. और जैसे उसका डेरिवेटिव से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जो भी अपने को शॉर्टकट में. प्रीवियस क्वेश्चन की वर्किंग बताना ना प्लीज. कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन की वर्किंग? प्रीवियस बोले तो 30 सेकेंड. हाँ ये सर, ये 30 सेकेंड में आपके पास ये एक रॉड था, उस रॉड को आपने इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल पर बेंड कराया, सो उस पे रिस्टोरिंग आया. वी आर लुकिंग फॉर रिस्टोरिंग टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी अप्लाइड लाइक दिस. अब मैंने उसी बना दिया, अलग से भी इसको दिखा सकते हैं. इधर से स्प्रिंग लगाएगा फोर्स, इधर से भी स्प्रिंग फोर्स लगाएगा. हालांकि मैंने अभी भी हॉरिजॉन्टल बनाया, थोड़ा सा टिल्टेड होगा, बट दैट इज वेरी स्मॉल. सो अगर ये फोर्स F है तो इसका टॉर्क आएगा F into L/2, और ये भी F फोर्स है तो ये भी L/2 के बराबर आएगा. तो टॉर्क इज गोइंग टू बी फोर्स into L/2. अच्छा, 2 का फैक्टर नहीं लिखा गया मैंने. ओके, कैलकुलेशन वी नीड टू वॉच. सो ये फोर्स है और ये L/2 है, यहाँ पर अपने को 2 लगाना चाहिए था.
क्योंकि ये फोर्स भी टॉर्क दे रहा है और ये फोर्स भी टॉर्क दे रहा है। ये सर वही सर आंसर मैच नहीं करा था, वो m/6 के आना चाहिए था। ओके ओके ओके, कैलकुलेशन इसमें भी है। सो पॉइंट इज कि ये फोर्स भी टॉर्क देगा, ये फोर्स भी टॉर्क देगा, और दोनों के टॉर्क को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो एक और ये बाई 2 हो जा रहा है, तो ये बाई 2 हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो चेक कर लीजिए, आंसर रहना चाहिए। एफबीडी बनाएंगे तो अपने को दिख हाँ जाता सर, है। अब करेक्ट है। और इससे पहले वाले भी क्वेश्चंस का आंसर चेक कर लीजिए, हो सकता है कि कैजुअली बोल दिया तो कुछ दूसरा आंसर आ जा रहा हो, बट द वे वी सॉल्व इज लाइक कि एफबीडी बनाओ, फोर्स लिखो, रिस्टोरिंग टॉर्क बनाओ, और उसके बाद अपने को आंसर मिलता है। ओके, सो दीज आर योर आस्क क्वेश्चंस। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग वेब पर आ जाते हैं और वेब को रिवाइज कर देते हैं। चलेगा। इसका एक लास्ट क्वेश्चन था, उसके बारे में बोल देता हूँ, अलग आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। 39th वाला रेस से स्टार्ट करते हैं, इसलिए आप चाहोगे तो यहाँ से स्टार्ट करना पकड़ लोगे x इक्वल टू a से, और एक सेकंड में यहाँ पहुंच जाता है लेट से, अगले सेकंड में यहाँ पहुंच जाता है लेट से। ये डिस्टेंस अपने को a बताता है, ये डिस्टेंस b बताता है। So you can start like x is equal to minus a cos omega t। यहाँ पर x पोजीशन होता है, तो जब पार्टिकल आपका यहाँ पर आएगा t इक्वल टू 1 सेकेंड में, तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और उसकी जो वैल्यू आएगी माइनस a, दिस इज गोइंग टू बी माइनस a cos ओमेगा इंटू 1। जब b पर पहुंचेगा तो 2 सेकेंड हो चुके होंगे, उस समय पोजीशन आएगी माइनस a प्लस बी, और ये आएगा माइनस a cos 2 ओमेगा या ओमेगा इंटू 2। अब इससे cos ओमेगा को गायब कर देंगे, या ओमेगा को बेसिकली गायब कर देंगे, और a को सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। फाइन, सो ये 39 का हिंट था, अगर आपने निकाल लिया तो बेस्ट। इसके बाद हम लोग वापस आते हैं और वेव के बारे में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जितना आपको बताया गया। मैं थोड़ा सा फास्ट में कर दूंगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है, और जो एस्पेक्ट आपको लगता है तो उसको मैं हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा। और कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है कि वेव क्या करता है। तो वेव डिस्टरबेंस होता है जो कि एनर्जी मोमेंटम को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाता है, और मास को बल्क में, मास को मीडियम को मूव नहीं कराता है। टाइप्स ऑफ वेव बताए होंगे, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स। तो जो पहला पॉइंट आता है अपने लिए सॉल्विंग के लिए या समझने के लिए, वो वेव इक्वेशन आता है कि वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो वी सेड लाइक कि एनी रिलेशन जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है उसको हम वेव कहते हैं, या एनी फंक्शन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा उसको वेव कहेंगे। और v जो है वो वेव वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। v इज वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी। यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो स्पीड को भी बोल सकते हैं उसको। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा आता है, y या फंक्शन कुछ ऐसा आता है, y मस्ट बी इक्वल टू ax प्लस bt टाइप। दैट मींस x और t में लीनियर फंक्शन होना चाहिए। और अगर ऐसा फंक्शन दिया गया तो हम यहाँ से वेव वेलोसिटी को ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन हम इसके साइन से देख लेते हैं। अगर x और t के दोनों के साइन सेम आते हैं, इसका मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और अपोजिट साइन होते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। वो डायरेक्शन के बारे में आपको बताया गया होगा। जो पॉपुलर इक्वेशन होती है एसएचएम की साइनोसॉइडल फॉर्म में, वो ये आती है, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। यहाँ पर वेव वेलोसिटी आप निकालना चाहोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी ओमेगा बाय के। ओमेगा 2 पाई एफ होता है और के 2 पाई बाई लैम्डा होता है। सो इस इक्वेशन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन बोल सकते हैं, y डिस्टरबेंस है, x डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, a एम्पलीट्यूड है, और k ओमेगा वेवलेंथ और टाइम पीरियड से लिंक्ड है। और ये इक्वेशन जो है वेव की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करके चलती है। दैट मींस इट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग अबाउट द वेव,
दैट मीन्स वाइब्रेशंस और डिस्टरबेंस एट एनी लोकेशन एट एनी टाइम। सो सभी लोकेशन का सभी टाइम पर क्या चल रहा है वो बताता है आपको। यूज पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी लिखते हैं तो डेल वाई बाई डेल टी आ जाती है। पार्टिकल का अगर आपको कभी एक्सेलरेशन लिखना हो तो डेल वी पी अपॉन डेल टी लिख देंगे। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, पार्टिकल्स बेसिकली एसएचएम कर रहे होते हैं। सो अगर आपसे पूछता है कि पार्टिकल की मैक्स वेलोसिटी कितनी है, so that's going to be a omega। मैक्स एक्सेलरेशन कितना है, a omega स्क्वायर। ये मैक्सिमम वाली बात है क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे तब लग रहा होगा। मोरओवर यू विल फाइंड कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पूछेगा तो फिर हम उसको डिफरेंशिएट करके बता देते हैं, y की वैल्यू को डिफरेंशिएट करके बता देते हैं। वो x और t पर डिपेंड कर रहा होगा। स्पीड ऑफ वेव जनरली कांस्टेंट रहती है, तो वेव का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है बल्कि पार्टिकल्स का होता है। अब पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में हम लोग के बेसिस पे बता देते हैं। अगर ये वेव वेलोसिटी और ये पार्टिकल की वेलोसिटी है तो ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। और अगर ये वेव प्रोपगेशन वेलोसिटी और पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल है। सो दैट्स लॉन्गिट्यूडनल और फर्स्ट वन इज अ ट्रांसवर्स। So this is how we categorize कि कौन सा ट्रांसवर्स वेव है, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बाकी मीडियम का रिक्वायरमेंट और ना रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल की बात करते हैं। वेव वेलोसिटी का भी फेवरेबल टॉपिक है, उस पर भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तो इक्वेशन दी होगी तो वहां से वेव वेलोसिटी मिल जाएगा। दूसरा हम वेव वेलोसिटी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इनटू एफ। तीसरा स्ट्रिंग वेव होगा, स्ट्रिंग वेव। तो स्ट्रिंग वेव केस में वेव की वेव वेलोसिटी का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव किया था, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, जहाँ पर t इज द टेंशन, म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, दैट्स कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर अपने को लीनियर मास डेंसिटी पता है तो हम बता सकते हैं कि वेव वेलोसिटी कितनी होने वाली है। और फिर इसके बाद में साउंड वेव के बारे में भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की। साउंड वेव के लिए वेलोसिटी क्या आती है, सो वेव वेलोसिटी आती है अंडर रूट बी बाई रो। ये प्रेशर वेव कर लो या लॉन्गिट्यूडनल वेव कर लो। डी इज अ बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम। हम लोग जानते हैं सॉलिड मीडियम में साउंड ज्यादा फास्ट चलती है, फिर लिक्विड में और गैसेस में सबसे स्लो चलती है। साउंड को अगर हम लोग आइडियल गैस में देखना चाहें, आइडियल गैस, सो आइडियल गैस में आप पाते हो कि इसकी जो वैल्यू आती है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम आती है, या फिर गामा पी बाई रो आती है। गामा लगाने के बाद लाप्लास करेक्शन हो जाता है, न्यूटन ने गामा नहीं लगाया था तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस माना था, लैप्लास ने इसको फिर एडियाबैटिक प्रोसेस माना था। आपसे ऐसा बोलेगा कि अगर मीडियम का प्रेशर डबल कर दिया जाए कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, बिकॉज गामा आर और एम सब कांस्टेंट होते हैं। प्रेशर के बदलने से डेंसिटी बदलती है, प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो सेम आ जाता है और अनचेंज रहता है। इसलिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर के चेंज करने से या डेंसिटी के चेंज करने से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और फैक्टर आपने पढ़ा होगा, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने से आइडियल गैसेस में आप पाओगे कि साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। सो ये वेव वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूलास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने पढ़ा है वेव एनर्जी, दैट मींस एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव। स्ट्रिंग वेव हो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, किसी केस में हम लोग इसको अप्लाई कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी के ई, या फिर हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं स्मॉल यू के ई। फिर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी यू पी ई के बराबर लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी इस फॉर्मूले से गवर्न होती है हाफ रो डेल वाई अपॉन डेल टी, दैट मींस पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वाई अगर अपने को गिवन होगा, डेंसिटी गिवन होगा तो इसको यूज करके बता देंगे। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी।
और ये जाता है हाफ रो v स्क्वायर डेल y अपॉन डेल x का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाता है। आपने ये भी सीखा है कि y इज इक्वल टू, अगर अपने पास a साइन के एक्स माइनस प्लस माइनस जो भी है ओमेगा टी है, इस पर्टिकुलर केस के लिए टोटल एनर्जी कितनी आती है? जो टोटल एनर्जी आती है उसका फॉर्मूला बनाता है हाफ रो ए ओमेगा स्क्वायर, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है और इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ, लेंथ वेवलेंथ। तो एक वेवलेंथ के पास कितना एनर्जी एसोसिएटेड होता है वो ये होता है, और अगर इस नंबर को हटा देंगे तो ये एनर्जी डेंसिटी आती है। सो अब देखोगे एनर्जी डेंसिटी जो है दैट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और एक बार अपने को एनर्जी डेंसिटी पता चल जाए या एनर्जी पता चल जाए तो उसके बाद हम उस इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो जो कि वेव में काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव इज एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड, और एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने भी देखा दैट इज हाफ रो a square, a for amplitude, omega square into v, so that is energy, intensity. Intensity is the flow of energy per cross section, per unit cross sectional area per unit time. Since wave जब चलता है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से एनर्जी फ्लो कर रही होती है, उसी के फ्लो को बताने के लिए हम लोग इंटेंसिटी यूज करते हैं, जहाँ पर यू इंडिकेट करता है एनर्जी डेंसिटी इन टोटालिटी। दिस इज ऑन एन एवरेज वैल्यू। और पावर निकालना होगा तो फिर हम इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऐसे लिखा जाता है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है वो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। कोई अगर आपसे बोलता है कि क्या यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, सो वी नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि v जो है वो ओमेगा पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। तो ये क्लेम करने से पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि क्या इसमें से कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। सो किसी ना किसी के बारे में कांस्टेंट बोलेगा तभी क्लेम कर पाएंगे। तो पॉइंट इज कि इसको क्लेम करना डेंजरस है, और वी कांट से अनटिल अनलेस समथिंग एल्स इज गिवन, बट वी कैन क्लेम दिस ऑलवेज, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने इंटेंसिटी लर्न कर लिया, एनर्जी लर्न कर लिया, पावर लर्न कर लिया, वेलोसिटी लर्न किया, और ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका यूज करके हम लोग वेव में आगे बढ़ते हैं। और तो वेव के बारे में, उसकी वेव इक्वेशन और उससे एसोसिएटेड बेसिक पॉइंट्स अपने को पता होना बहुत जरूरी है। तो उसके आगे एप्लीकेशन वाले पॉइंट पढ़ सकते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, waves basically when two or more waves are present at the same location at the same time, then they add up, या फिर उनका जो सुपरपोजिशन होता है उसको y1 + y2 बोलते हैं। और कई 3 होंगे तो y3 भी लिख सकते हैं, फेजर डायग्राम्स उसका एम्पलीट्यूड निकालना एंड ऑल दैट। फिर इंटरफेरेंस आता है, तो अगर हमने y1 लिया है a1 sin kx प्लस माइनस या माइनस ओमेगा टी, दूसरा हमने y2 लिया है दैट इज a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो अपने को याद क्या रखना है कि जब हम लोग सुपरपोजिशन कर रहे होंगे आइडेंटिकल वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज के वेव्स को, फेज डिफरेंस फिक्स रहता है तो उसको कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट आता है उसका एम्पलीट्यूड आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi। आपने कई बार लिखा होगा, अच्छे से याद हो गया होगा। इसको अगर हम लोग इंटेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 प्लस I2, I1 into I2 basically cos phi. So that's called interference equation, that's amplitude equation. फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये I max बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। This happens when phase difference, that's phi, is equal to even multiple of pi, or path difference is equal to n lambda.
पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो अपने को एक पता होगा तो दूसरा निकाल सकते हैं। इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। I mean minimum that's destructive interference that leads to I1 minus I2 अंडर रूट के अंदर का स्क्वायर। और इसके लिए फेज डिफरेंस आना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड ऑल दैट। और पाथ डिफरेंस आना चाहिए 2n प्लस और माइनस 1 लेम्डा बाई 2, दैट मीन्स लेम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल। सो ये दो बहुत एग्जाम के लिए बहुत पॉपुलर है। आई मैक्स निकालना, आई मिन निकालना या इनका रेशियो निकालना। आप चाहो तो इनको रेशियो निकालोगे तो इनको एम्पलीट्यूड के टर्म में भी रिप्लेस कर सकते हो। आई इज इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर एंड समथिंग लाइक दैट, वहां से भी वर्क करता है। फिर अपने को ये भी पता है कि अगर I1 और I2 बराबर हो जाए, एक स्पेशल केस, और वो I0 के बराबर हो जाए, तो फिर हम लोग सुपरपोजिशन से I निकाल लेते हैं 4I0 cos स्क्वायर 5/2, और भी सिंपल। और जब आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी के लाइट्स या साउंड्स या वेव्स सुपरपोज करते हैं, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 4I0 आती है, मिनिमम वैल्यू 0 आती है। तो 4I0 और 0 के बीच में कोई भी इंटेंसिटी लेकर के आ सकता है। और अगर वो मिनिमम हमारा 0 तभी आएगा जब वो आइडेंटिकल इंटेंसिटी के होंगे, क्योंकि अगर अनइक्वल इंटेंसिटी के हैं तो मिनिमम हमेशा पॉजिटिव रहता है। एक और पॉइंट अपने को याद रखना होता है कि ये सारा तभी ट्रू होता है जब फाई कांस्टेंट हो, यानी कोहेरेंट सोर्सेस हो। नॉन कोहेरेंट सोर्सेस में हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट्स ऑल। दैट मींस ये वाला टर्म नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर फाई रैंडमली वेरी करेगा तो cos फाई की एवरेज वैल्यू 0 होती है। सो कोहेरेंट सोर्सेस के लिए ही ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली बातें होती हैं। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आप एज्यूम कर सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सुपरपोजिशन या फिर इंटरफेरेंस वाले पोर्शन से। टू वेव्स का इंटरफेरेंस अपने को देखा, और मल्टीपल होते हैं तो फिर हम फेजर डायग्राम से ए निकालते हैं और आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला रिलेशन, ये प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन लगाते हैं। हैविंग अंडरस्टूड दिस, फिर अपने को स्टैंडिंग वेव के बारे में देखना होता है कि स्टैंडिंग वेव क्या होता है। स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं इनको। इनको अचीव करने के लिए अपने को दो वेव्स का सुपरपोजिशन कराना होता है जिनके एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, लेकिन दे मस्ट बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन। सो एक में प्लस एक में माइनस आता है। अगर इनको हम लोग यूज करके सुपरपोजिशन निकालना चाहते हैं y1 plus y2, then the equation turn out to be like y is equal to twice a sin kx cos omega t. You must be remembering this popular equation. हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं? वी ट्रीट लाइक कि ये हमारा एम्पलीट्यूड है और ये cos ओमेगा t है, तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए SHM है। और ये SHM ऑफ पार्टिकल्स है, ऐसे पार्टिकल्स का SHM है जिनका एम्पलीट्यूड बदलता रहता है। दिखाने के लिए हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि लेट से ये पार्टिकल का कलेक्शन था और एक ये इस तरह से बना दिया और इसी का काउंटर वर्जन भी बना दिया ऐसा। सो इट्स ट्राइंग टू से कि ये जो पार्टिकल है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करता है, जबकि ये पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड कम है और इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 है, इसका भी एम्पलीट्यूड 0 है। ये पार्टिकल ऊपर तक जाता है और नीचे तक जाता है। तो ये सभी पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन कर रहे होते हैं और एक इंस्टेंट पर सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पर मिलेंगे ऐसा, और ये वाले पार्टिकल इधर होंगे। ये ऊपर वाले पार्टिकल अब एक साथ नीचे आएंगे, नीचे वाले पार्टिकल से एक साथ ऊपर जाएंगे। दैट मीन्स ये सारे पार्टिकल सेम फेज पे चलते हैं, दीज आर आल्सो इन द सेम फेज, लेकिन 1 और 2 का जो फेज है वो अपोजिट है। ये नीचे आ रहा है तब ये ऊपर जा रहा होता है। सो इस तरह से हम लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये जो पॉइंट है जिनका एम्पलीट्यूड 0 होता है दे आर कॉल्ड नोड पॉइंट्स, और जिनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उनको हम लोग एंटी नोड कहते हैं। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा? साइन की एक्स वैल्यू 1 आ जाएगी, ट्वाइस ए। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो एंटी नोड का वैल्यू एम्पलीट्यूड ट्वाइस ए आता है। और फिर अपने को ये भी पता है कि एक नोड के बाद एक एंटी नोड आएगा, फिर एक नोड आएगा, यू कैन सी द पिक्चर, फिर एंटी नोड आएगा, फिर एक नोड आएगा, अल्टरनेट इक्वी स्पेस्ड होते हैं।
और सेपरेशन बिटवीन these two is lambda by 4 और एम्पलीट्यूड और एंटीनोड और एंटीनोड के बीच का सेपरेशन lambda by 2, नोड और नोड के बीच का सेपरेशन भी lambda by 2 होता है। स्टैंडिंग वेव का नाम स्टैंडिंग और स्टेशनरी इसलिए होता है क्योंकि ये जो लूप के पास एनर्जी है वो एनर्जी दूसरे लूप पे ट्रांसमिट नहीं होती है, सो दैट मींस एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग, अनलाइक इन ट्रांस जो ट्रैवलिंग वेव होती है। ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जा रही होती है, जबकि इसमें एनर्जी एक ही लूप पर वाइब्रेट करती रहती है और दूसरे लूप की एनर्जी दूसरे लूप पे रहती है। ये नोड पॉइंट एनर्जी को ट्रांसमिट होने से मना कर देता है और सारे पार्टिकल सेम फेज पर हैं, वो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नोड एंटी नोड कैसे फॉर्म होते हैं उनके बारे में इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जैसे सोनोमीटर वायर में और ऑर्गन पाइप्स में। तो सोनोमीटर वायर या फिर आप ऐसा लिख लो कि स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव आती है वो कैसे आती है। उसके लिए हम लोग एक स्ट्रिंग लेते हैं या वायर और उसको क्लैम्प कर देते हैं 2 कॉर्नर्स में टाइट। कितना टाइट रखना है वो इस हिसाब से कि हमको वेलोसिटी कितनी रखनी है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू √T/μ होती है। और सिंस इसको क्लैम्प किया गया तो नोड बनेगा, ये भी नोड बनेगा। सिंपलेस्ट केस में ये बन जाएगा 2 नोड और एक एंटी नोड। फिर इसके मल्टीपल केसेस आते हैं, यू नो दैट वाइब्रेट करता है। लेट्स इसकी लेंथ अगर L दी गई है तो फ्रीक्वेंसीज आती है। F1 को हम लोग लिखते हैं V/2L, दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। F2 को हम लोग लिखते हैं 2V/2L, सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। ये 3V/4L होता है, 2L बेसिकली। तो इस तरह से ये चलता रहता है, ये 2L का ही पूरा केस है। एंड देन अगर आपको nth हार्मोनिक लिखना है तो ये बन जाएगा NV/2L, so that's called nth हार्मोनिक। एंड n-1th ओवरटोन। तो ओवरटोन एक कम चल रहा होता है, ये अपने को याद रखना है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है 1:2:3:4:5, यानी कि इंटीग्रल ऑर्डर पे इंटीजर ऑर्डर पे जाता है। ये पूछ सकता है कि nth ओवरटोन या 5th ओवरटोन और 6th ओवरटोन की वैल्यू बताइए, तो हम बता सकते हैं। सिंपल पॉइंट रहा होगा आपके लिए। ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप्स में वो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल था। ऑर्गन पाइप्स इज एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग वेव फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। सो ये ऑर्गन पाइप अपने को 2 तरह से रहेंगे, एक ओपन ऑर्गन पाइप होगा, दूसरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा। क्लोज्ड एक ही तरफ से क्लोज्ड होता है, तो लेट्स से इसकी लेंथ L दी गई है और इसकी भी लेंथ L है, तो दिस विल बी ऑफ ओपन कैटेगरी, दिस विल बी ऑफ क्लोज्ड कैटेगरी। ना अगर कोई ऐसा अपने को बना के बताता है स्टैंडिंग वेव का अरेंजमेंट, तो इसको देख करके हम कुछ बोल सकते हैं। ओपन एंड एंटी नोड का काम कर रहा है, ये नोड का काम कर रहा है, ये एंटी नोड का काम कर रहा है। ऐसा डिस्प्लेसमेंट वेव में दिखाया जाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म वेव का। और इसका रिवर्स कर देंगे तो फिर प्रेशर का फॉर्म आ जाएगा। इस ओपन पाइप के लिए वही रहता है, nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो होती है NV/2L होता है, जहाँ पर n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 इस ऑर्डर पे लेते हो, जैसे भी देखा। जबकि इस पे स्टोरी थोड़ी सी अलग होती है। इसमें Fn को हम लोग लिखते हैं NV/4L, NV/4L, जहाँ पर n की वैल्यू 1 3 5 7 9 और इंटीजर पर आती है। तो 1 लेंगे तो ये फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक आएगा, 3 लेंगे तो थर्ड हार्मोनिक आएगा, नेक्स्ट लेंगे तो 5th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक एंड 9th हार्मोनिक, ऐसा चलता है। ओवरटोन कैसे चलते हैं? ओवरटोन ऑर्डर वाइज चलते हैं। तो पहला छोड़ करके ये फर्स्ट ओवरटोन होगा, ये सेकंड ओवरटोन होगा, ये थर्ड ओवरटोन होगा, ये फोर्थ ओवरटोन होगा। तो ओवरटोन 1 एक को छोड़ करके आगे से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 के नाम से चलते हैं। उसके बेसिस पर हम इसके nth ऑर्बिट की nth हार्मोनिक की या फिर किसी ओवरटोन के बारे में बात कर सकते हैं।
अगर हमको सपोज कर लीजिए इस पे प्रेशर फॉर्म में बनाना हो तो ओपन एंड एक्ट्स एज अ नोड फॉर प्रेशर, क्लोज्ड एंड एक्ट एज अ एंटी नोड फॉर प्रेशर। तो ये प्रेशर फॉर्मेट है। सो आपको प्रेशर फॉर्म में भी बता के बना सकता है और बना के दे सकता है एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में। सो अपने को याद रखना होता है कि जो ओपन एंड होता है वो एंटी नोड है फॉर डिस्प्लेसमेंट, नोड है फॉर प्रेशर। एक को याद रहेगा, दूसरा उसका रिवर्स होता है। फिर आपके यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोक लगाएगा तो बोलेगा कि रेजोनेंस पर है, तो जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी आएगी वो इसके जो भी ऑर्डर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करा देंगे, अपने को आंसर मिल जाता है। रेजोनेंस कॉलम ऐसे बिहेव करता है क्योंकि यहाँ वाटर फील्ड होता है तो क्लोज पाइप जैसा बिहेव कर रहा होता है। ओपन एंड के लिए एक और पॉइंट बोला था, एंड करेक्शन, इफ यू रिमेंबर। एंड करेक्शन, ये एंड करेक्शन इज ट्रू ओनली फॉर ओपन एंड, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था जो एंटी नोड एग्जैक्टली ना बन करके थोड़ा सा आगे बनता है। सो उसमें अपने को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। कितना? 0.6 इंटू रेडियस ऑफ द पाइप। तो अगर पाइप की रेडियस कभी देता है ऑर्गन पाइप की, तो हम 0.6 ऐड करके बताएंगे कि उतना ऊपर चला गया। दैट मींस L प्लस दिस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ के टर्म में इसको लिख लेते हैं। तो स्टैंडिंग वेव में अपना ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग का कनेक्शन, स्ट्रिंग वाला केस है वो रहता है। स्टेशनरी वेव के ये पढ़ने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने को जो मिलता है वो बीट्स है। बीट्स को अचीव करने के लिए अपने को आइडेंटिकल वेव्स को स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसीज में ओवरलैप कराते हैं, सुपरपोजिशन कराते हैं, तो बीट की फ्रीक्वेंसी अपने को मिलती है f1 माइनस f2। इसका मतलब है कि अगर f1 बड़ा है तो f1 माइनस f2 लगाएंगे, f2 बड़ा है तो f2 माइनस f1 लगाएंगे। और पॉपुलरली इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि अपने पास दो ट्यूनिंग फोक हैं P और Q, इनको वाइब्रेट करते हैं तो अपने को पर्टिकुलर अमाउंट की बीट्स फ्रीक्वेंसी मिलती है, फिर कुछ चेंज करते हैं तो फिर दूसरी मिलती है। तो बताइए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो पॉइंट इज कि अपने को ये पता करना था कौन सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और कुछ प्रोसेसेस अडॉप्ट करता है या कुछ कंडीशंस लगाएगा। जैसे पी को फाइल कर दिया गया तो कभी फाइलिंग वाली बात आएगी, तो फाइल करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो अगर हमको फाइलिंग करने की बात कहेगा इसका मतलब, या शार्पनिंग करने की बात कहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फिर कहेगा ऑयल कर दिया गया है या वैक्स कर दिया गया है या ग्रीस कर दिया गया है, ऐसा करने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इन पॉइंट्स को यूज करके उसके हम आंसर दे सकते हैं। फॉर ह्यूमन के लिए जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी हम बीट्स को फील कर पाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 या उससे छोटा ही होना चाहिए, और उसके बेसिस पर तो बीट फ्रीक्वेंसी अपने को यहाँ से पता चल जाती है। हम लोगों ने इसका प्रूफ भी किया था, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। क्वेश्चन जो आएंगे वो सिंपल इस फॉर्मूले बेस पर रहेंगे। बीट्स के बाद एक और टॉपिक आता है जिसको डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट बताता है कि दो वी नो की फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द सोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, but it does depend on the observer or relative motion of the observer and source. So apparent frequency निकालने का अपने पास एक तरीका है, वो इस तरह से हम लोगों ने निकाला था v नॉट vs, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं। f is the actual frequency of the source, f dash is the apparent frequency received by the observer, v is the speed of the sound in the medium, observe v naught is observer velocity and vs is the source velocity. हाउ टू डिसाइड प्लस माइनस? तो अगर अपने पास लेट चाहिए सोर्स है और इधर vs वेलोसिटी से जा रहा है तो इसके पास फ्रीक्वेंसी f थी, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है और ये इधर आ रहा है vo वेलोसिटी से, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना मिलने वाला है? तो हम लिखेंगे f और ये फॉर्मूला लगा देंगे vo vs। इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया हुआ था। क्या बता सकते हो कि ऊपर कौन सा साइन लाने का अपने को? तो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा साइन आना चाहिए? सो आइडिया इज लाइक कि ऑब्जर्वर को आप देखोगे, क्या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है? यस, तो कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी? यस, तो बढ़ा देते हैं। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी पास आने से बढ़ती है,
तो प्लस लगा देंगे। फिर आप बोलोगे सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। अगर हमारे पास सोर्स आ रहा होता है, हम सोर्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और सो यहाँ पे माइनस साइन चूज करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यूज होगी, इसको रख देंगे, बता देंगे सिंपल क्वेश्चंस के लिए। और अगर कोई अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बनाएगा, तो अपने पास ये फॉर्मूला है बेसिक, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ लिखते हैं। तो वेलोसिटी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू, या किसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को साउंड की क्या वेलोसिटी मिली, और वेवलेंथ ऑफ साउंड जो ऑब्जर्वर को मिली। सो ऑब्जर्वर को क्या स्पीड मिलता है, क्या वेवलेंथ मिलता है, उसका रेशियो निकाल करके वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। फिर आपको एक रिलेटिविस्टिक केस के लिए बताया गया होगा, f dash is equal to f under root 1 minus v by c divided by 1 plus v by c or something like that. So वो रिलेटिविस्टिक केस के लिए, लाइट जैसे केसेस के लिए, या फिर हाई स्पीड केसेस के लिए वो लगाते हैं। सो आपका डॉपलर हो जा रहा है। और यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वेव में, डॉपलर, बीट्स, स्टैंडिंग वेव्स, ऑर्गन पाइप्स, और उससे पहले सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस। साथ ही साथ और भी है, जैसे डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए नहीं यूज करते हैं, ट्रांसवर्स वेव के लिए यूज करते हैं। तो उसको हम लोग लाइट में पढ़ लेते हैं। में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, सिमिलर सेटअप को यूज कर सकते हैं। और डिफ्रैक्शन भी स्टडी किया जाता है। तो ये सारे वेव की प्रॉपर्टीज है। वेव मोशन वाले चैप्टर में रफली अपने को इतना ही चाहिए होता है। इसके अलावा वेव फ्रंट्स की स्टोरीज भी हैं, तो वेव फ्रंट्स के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। वेव फ्रंट्स आर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग, they are in the same, which are in the same phase। तो अगर अपने पास पॉइंट सोर्स है, तो थ्री डायमेंशन में इस तरह से स्फीयर बनना स्टार्ट होते हैं। बेसिकली ये स्फीयर्स हैं। तो वेव फ्रंट इस तरह से प्रोपोगेट कर रहा होता है। इस पे क्वेश्चन बोलेगा इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, तो 1/r² से जाती है। और एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा, 1/r से जाएगा। कब, जब पॉइंट सोर्स होगा। जब अपने को लाइन सोर्स दिया जाएगा, ये मिलेगा, तो जो वेव फ्रंट्स आते हैं वो सिलेंड्रिकल आते हैं। रूट आर जैसा बदल रहा होता है डिस्टेंस के साथ। और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन सोर्स के बारे में। सो वेव फ्रंट्स प्लेन सोर्स के लिए प्लेनर रहते हैं। और आप पाओगे कि उसमें इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहते हैं। दैट मींस दे डू नॉट चेंज विद द डिस्टेंस। तो इस पर एक बेस क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। हाँ, एक और पॉइंट था लाउडनेस। अच्छा, वो आपने रिकॉल कराया। तो लाउडनेस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। लाउडनेस को हम लोग बीटा से जनरली इंडिकेट कर देते हैं। दैट कम्स आउट टू बी 10 टाइम्स log ऑफ I/I0। ये फॉर्मूला है, इसी से अपना आंसर आ जाता है। जहाँ पर बीटा क्या है, लाउडनेस है, और ये डीबी में बताता है, डेसिबल्स में। बेल उसका यूनिट होता है, डेसी में हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आपसे पूछेगा लाउडनेस किस बात पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे, बोथ पे, नन पे। तो आप बोलोगे इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो आई इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिर आपसे बोलेगा कि अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इंटेंसिटी ज्यादा है, लाउडनेस ज्यादा है, लेकिन लॉग के फंक्शन से आती है, डायरेक्टली नहीं आती है। I0 एक रेफरेंस इंटेंसिटी होती है, रेफरेंस इंटेंसिटी। सो I0 की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग आई अपने को बताया जाएगा, आई और ये 10 दिया गया है, बीटा की वैल्यू हम लोग बता देते हैं। कई बार ऐसा बोलता है चेंज इन बीटा बताइए, जैसे β1 - β2। तो लॉग का फंक्शन है, तो 10 बाहर आ जाएगा, लॉग में ये बन जाएगा I1/I2।
सो एक की इंटेंसिटी अगर I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, तो लाउडनेस कितने से चेंज हुआ? तो चेंज इन लाउडनेस इज 10 टाइम्स ln I1/I2। अब I1 I2 आपको देगा, उसका रेशियो देगा ln की वैल्यू उसके साथ, लॉग, ये ln नहीं होता, लॉग होता है, लॉग बेस 10 होता है, तो टेंस की पावर्स में आएगा तो पावर्स आगे चले जाते हैं। सो I1/I2 करके आ जाएगा अपना आंसर, आपका लाउडनेस हो गया। अच्छा पॉइंट है, और प्रोबेबल है एग्जाम को लेकर के। ओके, सो एनी अदर पॉइंट? और अगर ये हो गया होगा सो दस डन फॉर द डे। और अगर अपन इसको एक बार रिवाइज करने के बाद फिर से अपना रिवाइज कर लेते हो, नोट्स को कंप्लीट कर लेते हो, तो वो काफी हेल्प करेगा। इसकी शीट मैंने आपको दे दी है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे not on Tuesday but on Wednesday, so there will be no lecture on Tuesday. We will have a discussion of this on Wednesday. Okay, that's all. Thank you, sir. Thank you.